पार्ट 2 में हमने देखा था इम्प्लाइड कंडीशन के कुछ पॉइंट्स और लास्ट पॉइंट था कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। आज पॉइंट है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी होता है कि सामान को परचेज या सेल करना, सामान में डील करना। दिस इज अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 वेयर द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाय किए फ्रॉम द सेलर हु डील्स इन दैट गुड्स of that description there is implied condition that the goods shall be of merchantable quality। अब दो कंडीशन कौन कौन सी लग जाती हैं। फर्स्ट कि हमने जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बाय किए हैं और हमने उस पर्सन से बाय किए हैं जो उसमें डील करता है। सो इसमें हमारी क्या कंडीशन बन जाती है कि वो गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मीन्स वो सामान हमें परचेज करने के लायक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी शॉप में गए और हमने राइस को देखा, मतलब राइस बहुत तरीके के होते हैं, तो हमने जो राइस उनको बोले उन्होंने हमें सैंपल दिखाया, बट जो हम उन्होंने हमें रियल राइस दिए उसमें कीड़ियाँ थी। सो दैट वाज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो थे गुड्स और सेलर डील भी करता है, बट वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के राइस नहीं थे। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल टू द गुड्स वेदर और नॉट द गुड्स आर सोल्ड अंडर द पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है, पेटेंट मीन्स जो डिफेक्ट विजिबल हो अंडर अ पेटेंट और ट्रेड नेम, एंड वेदर और नॉट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल एंड जजमेंट। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अब ये कंडीशन कब अप्लाई होती है। कंडीशन इज एप्लीकेबल टू कौन से गुड्स। नंबर 1 जो सोल्ड अंडर पेटेंट हो, नंबर 2 जिनका कोई ट्रेड नेम हो, और नंबर 3 जो कि और नॉट द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट, जब बायर ने सेलर की स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई नहीं किया। द टर्म मर्चेंटेबल क्वालिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, ये इसको डिफाइन नहीं किया गया। इट मीन्स नाउ अब ये क्या आ गई इसकी डेफिनेशन। मर्चेंटेबल क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है। इट मीन्स दैट द आर्टिकल इज ऑफ सच क्वालिटी and in such condition that a reasonable man acting reasonably would after a full examination accept it whether he buys it for his own use or to sell it again। अब मर्चेंटेबल क्वालिटी गुड्स का मीन्स क्या होता है कि जो आर्टिकल उस क्वालिटी का हो कि जो हम रीजनेबल मैन, मतलब जिसको उसके बारे में नहीं भी नॉलेज, वो भी देख के खरीद सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे मदर ने बोला कि आप ना राइस ले आओ। मेरे को राइस की इतनी नॉलेज नहीं है, बट बीइंग अ रीजनेबल पर्सन मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पे राइस में कीड़े हैं या नहीं है, तो दैट गुड इज ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। अगर तो कीड़े नहीं है तो मर्चेंटेबल क्वालिटी के है, और अगर है तो मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है। एक्टिंग रीजनेबली, अब मैं यहाँ पे रीजनेबल एक्ट कर रही हूँ, मैंने फुल एग्जामिनेशन की और फिर एक्सेप्ट किया, चाहे मैं इसको अपने लिए यूज कर रही हूँ चाहे मैं इसको आगे सेल करूंगी। सो दिस वॉज मर्चेंटेबल क्वालिटी गुड्स। मोर ओवर द गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। लेटेंट मीन्स जो दिखाई नहीं देता, ऐसे गुड्स नहीं होने चाहिए जो मेरे को देखने पे समझ ना आए। द टर्म पेटेंट डिफेक्ट मीन्स द डिफेक्ट्स व्हिच कैन बी फाउंड ऑन द एग्जामिनेशन बाय द ऑर्डिनरी मैन। अब दो वर्ड्स में डिफरेंस क्या है। पहला है लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, और पेटेंट जो देखा जा सकता है, which is not hidden basically, right? On the other hand, the term latent, यहाँ पे उन्होंने latent का मीन बता दिया। Latent means the effects which cannot be found on the examinations means hidden. Latent means hidden and patent means unhidden. For example, in the case of sale of car, the defects relating to its body, like tires, etc. are patent defects, while the defects relating to the engine, carburetor, etc. are latent defects. Very easy example. Now this example you will do by your own. इसका है Morelli versus Morelli v. Fitch and Gibbons 1928 to KB 636. Unmerchantable cannot be implied if the buyer has examined the goods. अब सपोज मैंने गुड्स को एग्जामिन कर लिया, तो अब मैं ये इम्प्लाई नहीं हो पाएगा। Let's read it. According to the
provision to section 16 subsection 2 where the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed. There is only requirement of the buyer is given the full opportunity to examine the goods. If the buyer has been afforded an opportunity and the buyer does not avail it, it has deemed to be waived his rights of examining the goods. In the case of latent defects which are not noticeable even by the examination, the buyer is still protected and there is implied condition that the goods are merchantable. Means हमने जो बायर को है वो रीजनेबल चांस देना है ताकि वो गुड्स एग्जामिन कर सके, और इन केस कोई हिडन इफेक्ट है तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि मेरे को ये सामान नहीं चाहिए अगर मेरे को बाद में इन फ्यूचर पता चलेगा. ठीक है जी. ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. मिस्टर एक्स हु वांटेड टू बाय वेजिटेबल ग्लू went to Mr. Y's warehouse where the glue was stored in the barrels. Mr. X को glue चाहिए और Mr. Y का warehouse है. Mr. X having the opportunity to examine the barrels examined them only from the outside for the want of time. अब Mr. X के पास opportunity थी फिर भी उन्होंने बाहर से किया examine. The glue was found to have defects which would have been found out it if Mr. has inspected the contents of the barrel. It was held that there was no breach of implied condition as to merchantability and Mr. X was not entitled to sue Mr. Y for the same. अब क्या हुआ कि Mr. जो X थे उन्होंने Mr. Y से सामान लेना था. ठीक है जी. Mr. Y कौन थे? सेलर और Mr. X थे बायर. अब क्या हुआ कि इनको मिस्टर एक्स को तो चांस मिला था एग्जामिन करने का बट उन्होंने एग्जामिन नहीं किया, तो अब मिस्टर वाई की गुड्स खराब निकल के आई. तो अब मिस्टर एक्स स्यू करना चाहते हैं मिस्टर वाई को, बट इन दिस केस मिस्टर एक्स कैन नॉट स्यू मिस्टर वाई बिकॉज मिस्टर वाई वॉज राइट इन दिस केस बिकॉज उन्होंने मिस्टर एक्स को एग्जामिन करने का पूरा मौका दिया था. सो दिस इज केस ट्रॉनेट एंड फिश versus Bays and Sons. It may not be noted that the goods may be unmerchantable not only because their physical condition but due to infringement of the trademark or their becoming unfit to use. अब जरूरी नहीं अनमर्चेंटेबल सिर्फ फिजिकल हो बट वो इन्फ्रिंगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क भी हो सकता है और अनफिट फॉर द यूज भी हो सकता है. नेक्स्ट, कंडीशन एज टू होलसम. इसमें है फूड के लिए, फूड रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स के लिए. कंडीशन एज टू होलसम मीन्स दैट द गुड्स शेल बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन अदरवाइज इट विल अमाउंट टू ब्रीच द कंडीशन. देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इन द फॉलोइंग केसेस. ह्यूमन कंजम्पशन मीन्स regarding to the foods. Wholesome condition is regarding to the foods. Where a bread purchased from the store breaks one tooth of the buyer when he eats. अब bread ली थी उन्होंने, एक tooth उनका टूट गया. Where a grocer sells tinned fruit juice which is poisonous. अब जूस जो था वो poisonous था. Where a medicine or a tonic purchased from the chemist is found adulterated or spurious, not genuine, causes adverse effects. Where the milk purchased from the dairy owner was contaminated with typhoid fever germs and by got infected. The plaintiff bought a bun at the baker's and confectionery shop. The bun contained the stone which broke one of the plaintiff's teeth. It was held that there was a violation of the condition of the wholesome and the seller was liable to in the damages. अब इन सब केसेस में कुछ ना कुछ खराब हुआ है, मीन्स जो गुड्स थे वो कंजम्पशन के लायक नहीं थे, तो इन दिस केस सेलर विल बी लायबल टू damages. Condition implied by custom or usage of trade. There must be an implied condition regarding the quality of the fitness of the goods for a particular purpose if annexed by the custom or usage of trade. इसको हम example से समझते हैं. Example: P sold by auction certain drugs to Q. अब इसमें drugs sale हुई हैं. In an auction sale there was a custom of trade declare any C damage in the goods. But no such declaration was made at the time of the sale. However, goods were found to be C damaged. Held, Q reject the goods and claim refund price because the sale without the declaration means the goods were free from the C damage. अब क्या हुआ कि जब उन्होंने सेल की तब उन्होंने कहा कि गुड्स जो हैं C डैमेज नहीं होंगे, बट एट द एंड वो C डैमेज निकले तो सेल यहाँ पे कैंसिल होगी और रिफंड हो गया. Implied warranties are as follows.
Warranty as to quiet, undisturbed possession. There is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy the quiet possession of the goods. This is to say, if the buyer, having got the possession of the goods, is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. For example, मैंने एक कार परचेज की, सेकेंड हैंड कार, और एक दिन मेरे को कोई थर्ड पर्सन, अननोन पर्सन आके मेरे को बोल रहा है कि ये कार मेरी है, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो. सो मेरे को थोड़ा फील होगा कि यार ये तो मेरी कार है, बट वो पर्सन मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे है कि उसकी कार है. तो मेरे को डाउट होगा कि शायद ये कार चोरी की है, या माइट भी मैंने गलत परचेज कर ली है. मतलब जो सेलर था उसने मेरे को धोखा दिया है. सो मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब मेरी जो पोजेशन है, मेरे पास जो वो सामान है वो डिस्टर्ब हो रहा है. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. द plaintiff, a lady, purchased a second-hand typewriter for $20 from the defendant. She thereafter spent a sum of $11 for getting it overhauled and putting in the order. The typewriter turned to be stolen one, and the plaintiff was compelled to return the same to its true owner. The court held that the plaintiff could recover the damages from the price and the price that is cost and of overhauling, price and cost of overhauling. सो जैसे अब मैंने जो कार परचेज की थी, तो मेरे को जो थर्ड पर्सन, अब मैंने कार के उसके ऊपर, क्योंकि वो सेकेंड हैंड कार थी, मैंने उसके ऊपर बहुत सारे रिपेयर्स भी करवाए थे, तो मेरा बहुत सारा खर्चा हो गया. तो अब वो जो थर्ड पर्सन है मेरे को आके बोल रहा है कि ये कार मेरी है, तो वो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को कार वापस कर दो. तो ऑब्वियसली मेरे को कार वापस करनी पड़ेगी, बट जो मैंने पहले परचेज की थी उसके बाद ऊपर जो रिपेयर्स लगाए, वो जो मैं सेलर है जिनसे मैंने कार ली थी, मैं उसको जाके पकड़ूंगी कि भाई मेरे साथ तुमने धोखा किया, मेरे को अब सारे डैमेजेस थे. दिस वारंटी मे बी रिगार्डेड एज एक्सटेंशन ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ टाइटल. ये टाइटल की ही जो कंडीशन में हमने फर्स्ट वाला देखा था, कंडीशन ऑफ द टाइटल, ये उसी की एक एक्सटेंशन है. इन फैक्ट दीज टू क्लॉज आर ओवरलैपिंग. नेक्स्ट, वारंटी एज टू फ्रीडम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, दिस इज एन implied warranty that the goods shall be free from any charge or encumbrance. encumbrance होता है जैसे मैंने गिरवी रखा हुआ कोई सामान, so from the any charge or encumbrance in the favor of any third party not declared or known to the buyer before the time of the contract entered into. so इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने एक स्कूटर लिया, और वो स्कूटर किसी को ऑलरेडी, जिनसे मैंने लिया उन्होंने किसी और को गिरवी रखा हुआ था. मतलब जैसे कि कहीं पे वो गिरवी दिया हुआ था वो स्कूटर. तो मैंने अब जब परचेज किया तो मेरे को ये बात नहीं पता थी कि किसी के पास ये गिरवी रखा हुआ है और वो पर्सन मेरे पास आ सकता है. एक दिन ऐसे ही वो थर्ड पर्सन मेरे पास आया, उसने बोला कि ये मेरे पास गिरवी पड़ा हुआ था, आप इसको अभी कैसे यूज कर सकते हो. तो वो मेरे से पैसे मांगेगा, मैं उनको बोलूँगी अच्छा बताओ कितने पैसे अभी रहते हैं इसके देने वाले. तो सपोज 10,000 थे, तो मैंने 10,000 पे कर दिए, वो अब चीज़ मेरी होगी. बट अब जिनसे मैंने लिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि ये इनकम्बरेंस में है या किसी चार्ज में है, तो मैं अपने डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ. उनको मेरे को बताना चाहिए था कि ये अभी किसी के पास गिरवी पड़ा हुआ है. For example, A pledges his scooter with the B and borrows the sum of 5,000. He sells the scooter to C for 10,000. After 1 month, he came to know of the pledge. C is entitled to claim the damages for the breach of warranty as to freedom for encumbrance. Same जो मैंने बताया. Next, disclosure of dangerous natures of goods. अब क्या हुआ कि मैंने जो गुड्स परचेज की किसी से, वो अनफिट फॉर द यूज थी. मीन्स उनको यूज करके शायद मेरी तबीयत खराब भी हो सकती थी, या अगर मैं उस चीज़ को सही तरीके से यूज ना करती तो शायद मेरे को हार्म हो सकता था. तो जस्ट बिकॉज उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि इसको कैसे यूज करना है या इनकी नेचर डेंजरस है, ये डेंजरस हो सकता है, संभल के यूज करना है, उन्होंने मेरे को वार्न नहीं किया था, तो कोई भी अगर मेरे को डैमेजेस हुए हैं तो मैं वो क्लेम कर सकती हूँ. देयर इज अनदर इम्प्लाइड वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट इन केस ऑफ द गुड्स आर इनहेरेंटली
dangerous, or they are likely to be dangerous to the buyer. The buyer is ignorant of the danger. उनको नहीं पता. The seller must warn the buyer of the probable danger. There is a breach of this warranty. The seller will be liable in the damages. As I said कि मेरे को सामान से damages हो सकता था, but मेरे को नहीं बताया किसी ने. So in case any damages happen, I can claim that. For example, Mr. A sold a tin of disinfecting powder to Mr. B, and Mr. A knew that it was dangerous to open tin without the special precautions being taken. Mr. A omitted to warn Mr. B about it. Mr. B opened the tin and the contents of the tin injured his eyes. Here Mr. A was under duty to warn Mr. B. Consequently, Mr. B was entitled to claim the damages from Mr. A. अब एक टिन बॉक्स था और मैंने वो परचेज किया, बट मेरे को किसी ने नहीं बताया कि वो टिन बॉक्स खोलने के लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी. एंड जब मैंने वो टिन बॉक्स खोला तो मेरी आईज पे डिफेक्ट हो गया, मेरी आईज इंजर्ड होगी. सो उस सेलर की ड्यूटी बनती थी मेरे को बताना. सो फॉर माई डैमेजेस आई कैन sue. Clark v. Army and Navy Cooperative Society Limited, 1963. Next, warranty as to quality and fitness by the usage of trade. The same point we have studied in implied condition. An implied warranty as to quality or fitness for the particular purpose may be annexed by the usage of trade. हमने पढ़ा तो हुआ. Mr. A bought from Mr. B some coal of particular quality. Before the contract of sale, Mr. A informed that Mr. B that the coal was required for bunkering streamers. Hence, there was an implied warranty from Mr. B by the usage of trade that the coal was fit for the purpose. As simple as that.